आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को 13वें दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष भरोसा कि जम्मू कश्मीर किसी भी समय चुनाव हो सकते हैं। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दी जा सकती क्योंकि चुनाव का फैसला इलेक्शन कमीशन पर निर्भर है। केंद्र ने साथ ही अभी कहा कि चुनाव भले ही किसी समय हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य के दर्जे की बहाली में अभी कुछ वक्त लगेगा। सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने का समर्थन करने वाले पक्षों में से एक की तरफ से दलीलें दी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा अब वजूद में नहीं है, लिहाजा राष्ट्रपति को आर्टिकल 370 पर फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर संविधान सभा वजूद में होती तब भी राष्ट्रपति ही फैसला करते, क्योंकि संविधान सभा के पास सिर्फ सिफारिश का अधिकार था। साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि जहां तक जम्मू कश्मीर के विलय की बात है, उससे जुड़े मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार ही कर सकती है। 13वें दिन की सुनवाई में और क्या हुआ, आज की खबर में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हरीश साल्वे ने क्या दलीलें दी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल ने केंद्र की तरफ से क्या तर्क रखे, आज की खबर में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप सभी का यूपी संवाद में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विष्णु। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा होती तब भी राष्ट्रपति के पास फैसले लेने का अधिकार होता। आर्टिकल 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा कि कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की सिफारिश पर ही कार्यवाही कर सकते हैं। तो क्या राष्ट्रपति की भूमिका सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की इच्छा को अमली जमा पहनाने की है या उसे सिफारिश पाने की? निश्चित तौर पर सिफारिश की। अगर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वजूद में होती तब भी वह राष्ट्रपति को ही सिफारिश भेज सकती है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल है। 370 का प्रावधान राजनीतिक मजबूरी वाला समझौता, इसमें लॉजिक ढूंढना मुश्किल। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि विधायी शक्तियों के बंटवारे में बदलाव के वक्त सहमति की जरूरत थी। विलय के समझौते में जिन क्षेत्रों का जिक्र है उनसे इतर मामलों में केंद्र राज्य की सहमति का प्रावधान है। आर्टिकल 370(3) के तहत शक्तियों के इस्तेमाल से 370 को पूरी तरह निरस्त किया जा सकता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि 370(1)(b) के तहत संसद को भी सिर्फ कुछ विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जिनका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जिक्र है। बाकी में राज्य की सहमति जरूरी है। इसके जवाब में साल्वे ने कहा कि इस प्रावधान का इतिहास बताता है कि इस प्रावधान में लॉजिक ढूंढना मुश्किल होगा, क्योंकि एक राजनीतिक समझौता है। आखिर संविधान सभा होनी ही क्यों चाहिए थी? इस तरह के राजनीतिक प्रावधानों की संवैधानिक व्याख्या में इस अदालत को हर मुमकिन व्यापक अर्थ देना चाहिए। हरीश साल्वे ने दलील दी कि जहां तक विलय समझौते की बात है तो किसी भी मामले में आखिरी फैसला केंद्र सरकार का ही होगा। सीनियर एडवोकेट ने कहा कि सब क्लॉज डी में कहा गया है कि संविधान के बाकी दूसरे प्रावधान लागू होंगे, इसमें सहमति की जरूरत नहीं है। अगर आप 370(1) भी देखते हैं तो इसमें कंसल्टेशन की बात कही गई है। इस तरह की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 370 को निरस्त करने का पूरा अधिकार। साल्वे ने कहा कि एक कंप्रोमाइज हुआ और विलय अपने आप में पूर्ण है। यह भारत का हिस्सा है और एक भारतीय राज्य है। अब जब कोई राजनीतिक मजबूरी नहीं है तो सब आर्टिकल 3 का प्रावधान है। उस राजनीतिक मजबूरी को खत्म करने के लिए साल्वे ने कहा कि राष्ट्रपति के पास इस आर्टिकल को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और इसमें किसी भी तरह की सहमति की जरूरत नहीं है। साल्वे ने कहा कि आर्टिकल 370 तो संविधान का ही हिस्सा है, उसी में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। उन्होंने इस दौरान आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को मिले अधिकारों का भी जिक्र किया। साल्वे ने कहा कि राष्ट्रपति किसी शख्स को बर्खास्त कर सकते हैं या नियुक्त कर सकते हैं।
किसी संस्था का गठन कर सकते हैं और विघटन भी कर सकते हैं। चुनाव किसी भी समय हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पंचायत, नगर निकाय और विधानसभा के चुनाव भी होंगे, केंद्र ने कहा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव 3 स्तरों पर होंगे। पहला पंचायत चुनाव, दूसरा निकाय चुनाव और फिर विधानसभा स्तर पर चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अब से किसी भी समय चुनाव कराने के लिए तैयार है। यह भारत निर्वाचन आयोग और राज्य के चुनाव आयोग को निर्णय लेना है कि कौन सा चुनाव पहले होगा और कैसे होगा। मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और 1 महीने में यह पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। राज्य का दर्जा बहाल किए जाने के मुद्दे पर मेहता ने कहा कि वह पहले ही बयान दे चुके हैं और इसका अलावा संसद के पटल पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान था कि जम्मू कश्मीर में यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश एक अस्थायी व्यवस्था है। मेहता ने कहा कि हम बेहद असाधारण स्थिति से निपट रहे हैं। पूर्व राज्य का दर्जा बहाल करने की सटीक टाइमलाइन नहीं दे सकते हैं, केंद्र ने कहा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की सटीक समय सीमा फिलहाल नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और लगभग 7,000 करोड़ रुपए के निवेश का वादा किया गया है, जिसमें से 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश पहले ही किया जा चुका है। मेहता ने कहा कि जहां तक लद्दाख का सवाल है तो वहां लेह और कारगिल 2 क्षेत्र हैं। उन्होंने कहा कि लेह से संबंधित पर्वतीय विकास परिषद के चुनाव संपन्न हो गए हैं और कारगिल के लिए चुनाव अगले महीने होगा। सिब्बल ने विकास और शांति से जुड़े सरकार के आंकड़ों को रिकॉर्ड पर नहीं लेने की अपील की। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अधिवक्ता सिब्बल ने पीठ द्वारा केंद्र सरकार के दिए गए आंकड़ों को रिकॉर्ड करने की आपत्ति जताई और कहा कि इसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि यह अदालत के दिमाग को प्रभावित करेगा, जो अनुच्छेद 370 के संवैधानिक मुद्दे पड़ताल कर रही है। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सिब्बल को आश्वासन दिया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो भी डेटा दिया है उसमें 5 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा तय किए जा रहे संवैधानिक मुद्दे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीठ ने कहा कि उन्होंने जो दिया है वह अदालत के सवाल और चुनावी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए भारत संघ द्वारा उठाए गए कदमों के अनुरूप है। हमें सॉलिसिटर जनरल के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उन्होंने केवल रोड मैप दिया है। इसने कहा कि जिस विकास की प्रकृति के बारे में सरकार कहती है कि यह अगस्त 2019 के बाद हुआ, यह आपकी संवैधानिक चुनौतियों के लिए प्रासंगिक नहीं हो सकता और इसलिए वे संवैधानिक चुनौतियों पर क्या प्रक्रिया देते हैं, इसे स्वतंत्र रूप से निपटना होगा। 5,000 लोग नजरबंद तो हड़ताल कैसे होगी, सिब्बल का काउंटर। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि वे कह रहे हैं कि हड़ताल शून्य हो गई है। 5,000 लोगों को नजरबंद कर दिया गया है तो हड़ताल कैसे होगी जब आप उन्हें अस्पताल जाने तक की इजाजत नहीं देते। इस पर अदालत की कार्यवाही टेलीविजन पर प्रसारित की जाती है और ये आंकड़े एक राय बनाने में मदद कर सकते हैं। प्रधान न्यायाधीश ने सिब्बल से कहा, ये ऐसे मामले हैं जहां नीतिगत मतभेद हो सकते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन यह संवैधानिक तर्कों को प्रभावित नहीं कर सकते। केंद्र ने 29 अगस्त को शीर्ष अदालत से कहा था कि जम्मू कश्मीर की केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति अस्थायी नहीं है और वह 31 अगस्त को अदालत में इस जटिल राजनीतिक मुद्दे पर एक विस्तृत बयान देगा। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सरकार के पूर्ववर्ती राज्यों में चुनाव लोकतंत्र की बहाली के लिए एक विशिष्ट समय सीमा निर्धारित करने को कहा था। आज की खबरों में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए यूपी संवाद। मैं हूं आपके साथ विष्णु।